नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम अब हिंदी के व्याकरण में अगला टॉपिक जो है हमारा समास, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तीसरा कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो हम उसको समास कहते हैं। देखिए, अगर शब्द की जगह वर्ण आ जाता तो वहीं पे संधि की बात होती, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, समास के जो भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। चलिए हम अब एक एक करके इन समासों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, समास को हम दूसरे शब्दों में संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको कंपाउंड बोलेंगे। समास का सरल अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है तो उस नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। हिंदी के वीडियोस दोस्तों हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कोचिंग में जो हमारे ऑफलाइन बच्चे आते हैं उन लोग की डिमांड थी कि सर आप हिंदी पढ़ाइए, तो हिंदी को हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते हैं, इस कारण थोड़ा समय का अभाव होने के कारण इस प्रकार से वीडियोस हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके कारण जो बच्चे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह काम आएंगे। देखिए, समास समास का अगर हम थोड़ा संधि विच्छेद करें तो देखिए, सम धन अस, सम का मतलब हो जाएगा संयोग, अस मतलब होता है होना। जैसे हम माखन चोर में बात करें तो माखन चोर में पूर्व पद हो जाएगा माखन पद, चोर हो जाएगा उत्तर पद। समास के प्रकार एवं भेद। अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास जो होता है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जो होता है दोनों पद प्रधान होंगे इसमें, और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। देखिए, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं अव्ययीभाव समास में। तो अव्ययीभाव समास हम किसे कहेंगे? अव्ययीभाव समास जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय हो वहां अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय अविकारी, अव्यय अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोल सकते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन आदि का प्रभाव ना हो, जैसे आ, प्रति, भर, यथा, हर, अनु या पुनरुक्ति। उदाहरण, अजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भर के, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार। जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वह भी अव्ययीभाव समास कहलाता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, बेशक, शक के बिना, निसंदेह, संदेह के बिना, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, हम अब आगे चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद बाद का पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसे समास में दोनों पद के बीच लगने वाला कारक चिन्ह भी लुप्त हो जाता है। विभक्तियों के नामों एवं कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास प्रमुख रूप से 6 भेद प्रकार होते हैं। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें 6 भेद होते हैं। ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए दोस्तों, हम आपको जो हमारा एमपी टेट का पेपर होता है या वन रक्षक या हम पटवारी की बात करें तो इतना डेप्थ में तो नहीं आएगा उसमें, मगर फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता देते हैं। देखिएगा, जैसे हमारी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे। तो सबसे पहला जो हो जाता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं तो नंबर 1 इसी का जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास। देखिए, जिस समस्त पद के मध्य कर्म कारक की विभक्ति को
का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। उदाहरण देखिए इसका अगला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जहाँ पे को का लोप होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं हमने आपके लिए। देखिए, यथाशक्ति यश को प्राप्त करने वाले। वैसे स्टूडेंट हम आपको बताएं, एक मेरी खुद के द्वारा बनाई हुई हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। वही बच्चों की डिमांड थी हमारे कोचिंग वाले कि सर आप हिंदी बताएं, इस कारण। देखिए, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद के मध्य कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, रस भरा, रस से भरा। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए हम चर्चा करें तो जिस समस्त पद के मध्य संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त लोप हो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, विधानसभा, विधान के लिए सभा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। इस प्रकार से और भी उदाहरण हैं इसमें। फिर जाते हैं हम अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास होता है जिस समस्त पद के मध्य अपदान कारक की विभक्ति से अलग विभक्ति होने का भाव का लोप हो वहां अपदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे जलहीन, जल से हीन, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। यहाँ पे अलग होने का लोप यहाँ पे दर्शाता है। बलहीन, बल से हीन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा डेप्थ में अगर हम चलें तो जैसे आ जाता है कई बार कि रोग से रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त हो जाता है, यानी इसमें गुण आ रहा है करण तत्पुरुष समास में जाएगा। और अगर वही हम बात करें रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो यह जाता है अपदान तत्पुरुष में जाता है। यहाँ पे यह अपवाद होता है जो कि बहुत से बार एग्जाम्स में हम लोग को असामंजस्य में डाल देता है कि यह है करण तत्पुरुष समास है या फिर अपदान तत्पुरुष समास है। तो हमको दोस्तों यहाँ पे देखना है, अगर रोगग्रस्त है और वहां पे लिखा हुआ है रोग से ग्रस्त है, यानी इसमें गुण करण तत्पुरुष समास का होगा। और अगर रोग से मुक्त है तो यह गुण अपदान तत्पुरुष समास का होगा। इसी प्रकार देखिए शोकग्रस्त दिया हुआ है, शोक से ग्रस्त मतलब यह जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। और रोग से मुक्त, इसी प्रकार के क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे कुछ मेंशंस किए हैं जो कि बहुत से बार हमको पेपर में पूछे जाते हैं। अगर अलग होने की बात होगी तो वहां पे हमेशा अपदान तत्पुरुष समास की बात होगी, यह आप याद रखिएगा। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद के मध्य संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, राजा का भवन, राजा भवन, राजभवन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देशभक्ति, देश की भक्ति, सभापति, सभा का पति। इस प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं बार बार पेपर्स में, हमने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर की बात होती है। जिस समस्त पद के मध्य अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। देखिए, जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ग्रामवास, ग्राम में वास, नरोत्तम, नर में उत्तम। अब देखिए, हमने आपको बता चुके थे समास के बारे में। अब आ जाते हैं हम कर्मधारय समास, जो कि नंबर तीसरा है। कर्मधारय समास देखिएगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो। उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, यह आपको नोटिस करने वाली बात है इस समास में, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इस प्रकार के समास में समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो है के समान इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, या पीला है जो अंबर, ऐसा आएगा। सॉरी, यहाँ पे वो लिखने में मिस्टेक हो गया है बच्चों।
देखिए फिर नीलकमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महोषधि, महान है जो औषधि। इस प्रकार से यहाँ पे भी और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में तो आपके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है कि बीच में अगर योजक चिन्ह आता है, या फिर देखिए द्विगु समास जो हो जाता है हमारा संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। तो द्विगु समास में जो भी संख्यावाचक आते हैं तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिएगा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इस प्रकार के समास में समूह या समाहार का ज्ञान बोध होता है। जैसे देखिए तिरंगा, तिरंगा को हमको पढ़ने में ही संख्यावाचक का बोध हो रहा है। अठन्नी, दोपहर, सप्ताह, चौमासा, चौराहा, तो इनमें हमसे गलती होने के चांसेस भी नहीं होते हैं और बहुत से बार पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में आता है। जैसे देखिए राधा कृष्ण, अन्न जल, खरा खोटा, नदी नाले, ऊंच नीच, अपना पराया। इस प्रकार से आते हैं प्रश्न पेपर में। बहुव्रीहि समास की बात करें तो इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का और इशारा करते हैं। जैसे देखिए दशानन रावण, दस है आनन मुख जिसके। घन श्याम, घन के समान है जो कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। महावीर, महान वीर है जो हनुमान। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। और निशाचर, निशा या रात रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। देखिए कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में कुछ हम आपको जो अपवाद वाले प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में प्रमुख अंतर यह है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण अथवा उपमान होता है एवं दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय होता है। जैसे नीलकंठ, इसमें नील विशेषण है एवं कंठ विशेष्य है। इसी प्रकार चरण कमल में चरण उपमेय एवं कमल उपमान है। अतः ये उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। अब देखिए हम आपको दोनों में डिफरेंस बताते हैं, अंतर क्या होगा। जैसे देखिए आ गया कि नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ तो वो जाएगा आपका कर्मधारय समास में। और नीला है कंठ जिसका, तो वहां पे फिर भगवान शिव की बात हो रही है। भगवान शिव आपको भी पता है कि उनके कंठ में ऐसा बोला जाता था कि विष का उनने सेवन किए थे, इनका उनको नीलकंठ बोला जाता था। तो देखिएगा नीला है कंठ जिसका मतलब ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, और नीला है जो कंठ वो कर्मधारय समास में आएगा। तो ये अपवाद वाले शब्द होते हैं जो कि बार बार रिपीटेशन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एमपीपीएससी में भी बहुत सी बार पूछा जाता है। तो हमको यह नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमको पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। फिर देखिए लंबा उदर या लंबोदर, कर्मधारय समास, लंबा उदर कर्मधारय समास में जाएगा। और फिर वहीं देखिए बहुव्रीहि समास में अगर मान लो उन्होंने पूछ लिया लंबा है उदर जिसका, तो फिर भगवान श्री गणेश की बात होती है, तो ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो लंबा उदर बस आता है तो ये कर्मधारय समास में आ जाएगा। फिर देखिए कुछ ऐसे ही अपवाद होते हैं द्विगु समास एवं बहुव्रीहि समास में। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे देखिए दशानन आ गया, दशानन के लिए द्विगु समास में अगर आएगा तो 10 आननों मुख का समूह। और वहीं अगर पूछ लिया 10 आनन है मुख जिसके, तो रावण हो जाएगा। चतुर्भुज में देखिए हमको पढ़ने में जरूर लग रहा है कि चतुर्भुज द्विगु समास में चला जाएगा, मगर उनने मान लो ऐसा पूछ लिया पेपर में कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो 4 भुजाएं हैं जिसकी तो भगवान विष्णु होते हैं, आपको भी पता है। तो ये फिर बहुव्रीहि समास में चला जाता है। तो कुछ ऐसे अपवाद होते हैं। फिर देखिए कुछ परिभाषाएं हैं इसमें आप लोगों के लिए कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या 2 से अधिक शब्दों हप द्रोव का परस्पर संबंध को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। फिर हमने आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ परिभाषा यहाँ पे दी हुई है, अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो, जो कि आपको आपकी नोट्स बनाने में मददगार साबित होंगे। देखिए एक एक करके यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो यहीं पे अगर आप इतना ही शॉर्ट में और अच्छे से करके जाते हैं दोस्तों, तो आपके कभी भी जो हमारे कॉम्पिटिशन पेपर होते हैं उसमें समास में कभी भी अंक नहीं कटने वाले हैं। निश्चित तौर पे आपके समास में अंक नहीं कटेंगे। और देखिए, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं हमको बार बार हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करना है। पता चला कि हमको फिर से समास पढ़ने के लिए भिड़ गए हम, पटवारी का पेपर आया फिर से समास पढ़ रहे हैं, वन रक्षक का पेपर आया फिर से समास पढ़ रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। एक बार समास पढ़िए अच्छे से, जो कि आपको पूरे पेपर्स में मददगार साबित होगा। एमपी टेट में भी 8 नंबर की हिंदी आने वाली है, पटवारी में भी हिंदी का पोर्शन है, वन रक्षक में हिंदी का पोर्शन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्जाम्स में समास बिल्कुल आता ही है निश्चित तौर पे, तो जो कि आपको लिए बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।